Assalamualaikum dear students, welcome back to Smart Path Academy। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल वॉल डिस्कस किया था। उसमें देखा कि सेल वॉल क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट एक्सेट्रा, बैक्टीरिया एक्सेप्ट एनिमल्स। आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल की वो क्या कहलाती है, सेल वॉल है। कंपोजिशन उसकी क्या है, उसकी कितने टाइप्स हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। आज के लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करना है। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, कितने यूनिट्स हैं इसके, और इसके अलावा स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसके आगे फंक्शंस कितने हैं और कौन कौन से फंक्शन जो है वो सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म कर रही होती है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली होती क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक पोरस स्ट्रक्चर होता है। मीन्स किस तरह का, सेमी परमिएबल, ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है और कुछ मटेरियल्स को के लिए बैरियर का काम कर रही होती है। सेमी परमिएबल पोरस मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के गिर्द प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब ये हम देख लेते हैं कि एनिमल्स में ये जो है ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ सेल, जबकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एल्गी, फंजाई और इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह, उसमें सबसे पहले क्या होती है, उसमें हमारे पास सेल वॉल होती है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो है पहले आउटर, उसमें क्या होती है, सेल वॉल, और फिर आफ्टर सेल वॉल क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेकेंड लेयर है, बाकी प्रोटिस्ट में, प्लांट्स में, एल्गी वगैरह में। और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सो एनिमल्स में जो है आउटर लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये दोनों में साइटोप्लाज्म को, ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के गिर्द जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन में 60 to 80% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जब वो हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती है। 20 to 40% इसमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, मींस लिपिड की लेयर होती है। और इसके अलावा इसमें कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होती है और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब वन बाय वन हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर के लिए दो यूनिट जो थे वो अप्लाई हुए। सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल अप्लाई हुआ। उसमें ये कहा कि ये जो है ये सैंडविच की तरह लिपिड्स की लेयर है, दो प्रोटीन लेयर्स के दरमियान में जो लिपिड है वो क्या हुआ है, सैंडविच जिस तरह हम बनाते हैं तो ब्रेड रखते हैं, ऊपर भी ब्रेड होती है, दरमियान में हम क्या करते हैं, लेयरिंग लगाते हैं। वो लेयरिंग जो है वो किसकी, पैटी की हो सकती है, केचप वगैरह की, मेयोनीज की, सैलेड की। तो इसी तरह से यहाँ पे वो कहते हैं कि दो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में लिपिड की लेयर प्रेजेंट है, और वो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहलाती है। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को सबसे पहले हार्वे ने डिस्कवर किया था 1935 में। इसने ये कहा कि दो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह से सैंडविच की ब्रेड है, एक नीचे और एक ऊपर, उनके दरमियान में क्या प्रेजेंट है, लिपिड्स के लेयर प्रेजेंट है, बिल्कुल वैसे जैसे सैलेड और पैटी की लेयर होती है। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहलाता। अब इसको नेक्स्ट आगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने इसको क्या किया, उसने ये कहा कि लिपिड्स की लेयर जो है वो दरमियान में प्रेजेंट नहीं होती, मींस प्रोटीन के दरमियान में लिपिड्स की लेयर प्रेजेंट नहीं होती, जबकि लिपिड्स की लेयर के दरमियान में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हुए हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो ये क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की आगे भी तस्दीक करता है कि ये जो है ये ठीक नहीं है। करेक्ट कौन सा है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो लिपिड की लेयर के दरमियान में एम्बेडेड हुए हैं, धसे हुए हैं। तो ये सबसे पहले सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में इस मॉडल को पेश किया, और उसने ये कहा कि जो बेसिक फाउंडेशन है इस मेम्ब्रेन की वो लिपिड बाइलेयर है, और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हुए हैं, एम्बेडेड हुए हैं, मींस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो धसे हुए हैं।
किस तरह से नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखें, ये सेल का स्ट्रक्चर है। अब इस सेल को, ये सेल का स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ सेल में डिस्क्राइब किए हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का, एनिमल्स का कैसा होता है, प्रोटिस्ट का कैसा होता है, यूग्लिना वगैरह का, या प्लांट का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है सेल का। अब ये एनिमल सेल स्ट्रक्चर है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। फिर उसके गिर्द ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में ये क्या चीज प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। अब ये साइटोप्लाज्म के गिर्द कौन सी लेयर प्रेजेंट है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हमें क्या नजर आता है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का नजर आता है। सेल मेम्ब्रेन का हमारे पास स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का नजर आता है। कैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये लिपिड्स की लेयर प्रेजेंट है, ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये एक लिपिड की लेयर प्रेजेंट है। अब ये दोनों मिलके क्या कहलाती है, ये दोनों लेयर्स मिलके क्या कहलाती हैं, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। अब उसके दरमियान में ये क्या है, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इन लिपिड्स की लेयर के दरमियान में धंसे हुए हैं। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर अटैच है, लिपिड की लेयर्स के ऊपर अटैच, कुछ अंदर के में, बिल्कुल वैसे जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टॉपिंग्स करते हैं, ठीक है, केक की टॉपिंग करते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की। तो उसमें जो केक है अगर हम देखें तो केक जो है वो क्या कुछ अंदर चला जाए और कुछ बाहर जो है वो रह जाए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी सेम ऐसे ही होते हैं, कुछ जो है वो फ्लूइड के अंदर मतलब मेम्ब्रेन के अंदर धंसे में होते हैं, कुछ बाहर होते हैं। तो ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हमने देख लिया ये लिपिड की दो लेयर है, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, कुछ बाहर होते हैं और कुछ अंदर होते हैं। अब इसमें जो लिपिड के साथ मैंने ये कहा था कि क्या स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, तो वो कहाँ होता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स लिपिड की लेयर के साथ मिलते हैं, ठीक है, लिपिड के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं, और वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोलिपिड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लाइको, ग्लाइको क्या होता है, ग्लूकोज, और लिपिड्स, लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिपिड्स। और लिपिड के अलावा प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो वो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, ठीक है। अगर प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है, ग्लूकोज अटैच है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन होगा, और अगर लिपिड के साथ अटैच है तो वो ग्लाइकोलिपिड होगा। फिर इसके बाद इसकी मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, ये आगे हम फंक्शंस में देख लेंगे। अब इसमें दो तरह की प्रोटीन होती हैं इसके स्ट्रक्चर में, एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब इसमें जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस लेयर के अंदर एम्बेडेड हुई हुई प्रोटीन है वो क्या कहलाती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाती है। कुछ होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्स का क्या मतलब होता है, बाहर। अब ऐसी प्रोटीन जो क्या है इस लेयर से थोड़ी सी बाहर नजर आ रही होती है वो क्या कहलाती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाती है। जो अंदर एम्बेडेड हुई होती है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाती है। अब इनका भी फंक्शन है, जैसे जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्टर्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है, मीन्स किस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन से। फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको, ये लिपिड के मॉलिक्यूल को अगर हम लें और इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो लिपिड की जो लेयर है उसका मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का नजर आता है। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेड है और ये टेल है। जो हेड है वो फॉस्फेट का बना हुआ है, इसलिए उसको क्या नेम दिया जाता है, फॉस्फेट हेड। और जो टेल है वो फैटी एसिड्स की बनी हुई होती है और उसको क्या नेम दिया जाता है, फैटी एसिड टेल। अब इस तेल में दो तरह के क्या होते हैं,
फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। मींस इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? अब सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड ऐसे होते हैं जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जैसे ये इनमें अल्केन्स होंगे और इनमें अल्कीन्स और अल्काइंस होंगे। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। केमिस्ट्री में आपको इनके बारे में भावना होगी कि अल्केन्स क्या होते हैं और अल्कीन्स क्या होते हैं और अल्काइंस क्या होते हैं। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, इसमें हमारे पास ये टेल का ये वाला जो पार्ट है, ये किससे मिलके बना होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड से। इनमें सारे के सारे मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्डेड होते हैं, इस वजह से ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना रही होती है इस तरह। जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें कुछ डबल बॉन्डेड होते हैं, कुछ सिंगल, कुछ ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो इसकी इसकी ये जो टेल है ये क्या होती है? थोड़ी सी बेंड हुई भी होती है। क्यों बेंड हुई थी? डबल या ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से। ये हमारे पास क्या होगा? इसका फॉस्फोलिपिड। क्या कहलाता है? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अब जो इसका हेड होता है ना वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। अब ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक वर्ड जो है ना वो फोबिया से निकला है। फोबिया का क्या मतलब होता है? डर, ठीक है, खौफ। अब इसमें जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। बिल्कुल ऐसे ही फैटी एसिड, लिपिड्स, ऑयल वगैरह क्या करते हैं? जैसे हम पानी लेते हैं गिलास में, उसमें ऑयल डाल देते हैं और उसको शेक करते हैं, क्या होता है? ऑयल मिक्स हो जाता है? नहीं, बिल्कुल मिक्स नहीं होता, वो लेयर ऊपर आ जाती है। फिर दोबारा हम शेक करते हैं, फिर लेयर ऊपर आ जाती है। तो ऑयल जो है वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक का वर्ड ये इसलिए यूज किया है कि इसकी टेल जो है ना वो वाटर से दूर भागती है। तो जब ये लेयर बनती है तो जो इसका हेड होता है वो सेल के अंदर इस तरह से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर ये फ्लूइड है, बिल्कुल ऐसे। अगर इस मेम्ब्रेन को देखें तो हेड इधर प्रेजेंट होगा, ठीक है, और टेल इधर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फ्लूइड की वजह से टेल दूसरी साइड पे चली जाती है। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी इधर वाला सारा मटेरियल जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, ये क्या है? लिपिड की लेयर है। इसमें हेड किस तरफ है? जिस तरफ पानी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, ठीक है। हेड उस तरफ होगा जिस तरफ वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, और टेल उस तरफ होगी जिस तरफ वाटर कंटेंट कम होगा। और यहाँ पे ऊपर वाली लेयर इस तरह जो है ये क्या बनाती है? फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर बना देती है और इस तरह का स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन की लेयर्स है। और ये सेल मेम्ब्रेन की लेयर्स किस किस चीजों से बनी हुई है? फिर इसके बाद ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने कहा था प्रोटीन के मॉलिक्यूल इम्बेडेड हुए हैं लिपिड्स की लेयर में, जबकि इसने ये कहा था कि जो प्रोटीन है, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन और हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, अब ये जो प्रोटीन्स है ये क्या करती हैं? ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है और इसके अंदर लिपिड की लेयर प्रेजेंट है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिपिड्स की लेयर के दरमियान में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, कुछ अंदर धसे हुए और कुछ जो है वो बाहर नजर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर हैं और लिपिड्स की लेयर जो है वो दरमियान में है। तो इस वजह से जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है एज कम्पेयर टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं हम कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। सबसे पहला फंक्शन जो है वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल है। मींस ये कि ये क्या करती है? कुछ मॉलिक्यूल सिलेक्ट करती है, ये मॉलिक्यूल्स की सिलेक्शन करती है और फिर एक्ट करती है एज अ बैरियर। तो बैरियर क्या है? रुकावट के तौर पे एक्ट करती है किसमें? सेल कंटेंट में और सराउंडिंग में। मींस कि जो बाहर से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं सेल के अंदर, उन दोनों के दरमियान में एक बैरियर, एक रुकावट के तौर पे एक्ट कर रही होती है। मॉलिक्यूल कुछ को अलाउ करती है इनटू द सेल और कुछ को अलाउ नहीं करती।
फिर इसके बाद जैसे हमारे पास लिपिड्स के मॉलिक्यूल जो हैं, क्योंकि लिपिड की लेयर बनी हुई होती है, हमने स्ट्रक्चर में देखा कि ये लेयर जो है लिपिड्स की बनी हुई होती है, लिपिड बाई लेयर होती है। तो जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इजीली पास आउट हो जाते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज वगैरह, या जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, या जो न्यूट्रल एटम्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वो भी इजीली पास आउट हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो चार्ज होते हैं, ठीक है, चार्ज आइंस होते हैं, वो जो है वो इसमें से पास आउट नहीं हो सकते। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो ये इसमें से पास आउट नहीं हो सकते। तो उसके लिए फिर डिफरेंट मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट के। तो वो किन किन ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है ये मटेरियल आगे सेल के अंदर दाखिल होता है। फिर इसके बाद हमारे पास मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है। मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म है, एक तो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है कि मटेरियल का पास आउट होना फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का, मटेरियल का मूव आउट होना विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए लोअर मॉलिक्यूल से, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में जब मटेरियल मूव करता है तो वो हमारे पास क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम क्या करते हैं, हमने किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, लोअर से हायर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी ज्यादा लगेगी, हमारा सांस ज्यादा फूलेगा, ठीक है। अगर हमने हायर से लोअर आना है तो क्या करेंगे, हम रोकेंगे, हम अपने स्टेप्स को क्या करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो सेम यहाँ पे भी क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ। और पैसिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हायर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मटेरियल का मूव आउट होना विद अ नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी की कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती, मटेरियल जो है वो ऐसे ही मूव करता है हायर से लोअर कंसेंट्रेशन में। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर आगे फर्दर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक हमारे पास होती है डिफ्यूजन और एक होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन थ्रू लिपिड बाइलेयर। अब मैंने आपको बताया कि जो लिपिड की लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स को इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे लिपिड की जो लेयर है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूव आउट होना, वो कहाँ से होता है, वो डिफ्यूज होता है थ्रू लिपिड बाइलेयर। फिर इसके बाद फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड जो वर्ड है वो किससे आपको पता चल रहा होगा, फैसिलिटी का क्या मतलब होता है, सहूलत। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सहूलत मौजूद है जो किस फॉर्म में है, प्रोटीन की फॉर्म में। अब उस प्रोटीन से क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल ग्लूकोज वगैरह या न्यूट्रल एटम्स जो है वो इसमें से मूव आउट होते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। फिर उसके बाद हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या होता है, एनर्जी को यूज करते हुए लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव आउट होती है, वो क्या कहलाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसको हम वन बाय वन जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये तो मैंने बता दिया क्या होती है, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे स्टमक में क्या होती है, फूड डाइजेस्ट होती है। इंटेस्टाइन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भी डाइजेशन जो है उसका प्रोसेस हो रहा होता है। अब वहां से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है इनटू द ल्यूमेन। तो अब ल्यूमेन के अंदर ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है हमारे पास, डिफ्यूजन, ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि पास आउट होते हैं, स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, या उसके अलावा परमिएजेस कहते हैं, या प्रोटीन्स का नाम दिया होता है इनको। अब ये जो क्या प्रोटीन है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं? फैसिलिटी। फैसिलिटेटेड मतलब सहूलत है एक, कि जिसमें से एक ग्लूकोज या न्यूट्रल एटम जो है वो पास आउट हो सके इनटू द सेल। ये हमारे पास क्या होगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर उसके बाद हमारे पास आती है ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। किसकी एब्जॉर्प्शन? वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। अब जहां से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है वो हमारे पास होगा ऑस्मोसिस। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है टोनिसिटी। अब ये जो टोनिसिटी है, टोनिसिटी जो वर्ड है वो निकला है टोनस से। टोनस का मतलब होता है टेंशन। अब इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म की टोनिसिटी होती है। उसमें 3 टाइप्स होती है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब यहाँ पे वन बाय वन जो है वो हम देख लेते हैं। ये देखें कि आइसो का क्या मतलब होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। अब ये बीकर है। अब इसमें इधर भी वाटर कंटेंट है, इधर भी वाटर कंटेंट है, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में है। वाटर की मूवमेंट ना यहाँ से इधर हो रही है ना यहाँ से इधर हो रही है, दोनों तरफ इक्वल वाटर कंटेंट है। तो ये हमारे पास क्या होगा? आइसोटोनिक। आइसो का मतलब भी क्या होता है? सेम। टोनिक टोनस से निकला जिसका मतलब टेंशन, दोनों तरफ जो टेंशन है वो सेम होगी। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपरटोनिक। हाइपर का क्या मतलब होता है? ठीक है, ज्यादा। हाइपर टोनिक का मतलब टेंशन। अब जिस तरफ जो है क्या होगी? वाटर कंटेंट ज्यादा होंगे, ठीक है, उस तरफ की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, लोअर से हायर की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। अब होगा क्या? अब सेल से जो है वाटर कंटेंट मूव करने लग जाएंगे आउटसाइड। सारे वाटर कंटेंट जो है वो आउटसाइड मूव करने लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि सेल के अंदर वाटर की, पानी की कमी हो जाएगी, और उस कमी की वजह से क्या होगा? सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, सुकड़ जाएगा। ठीक है, सुकड़ने की वजह से, क्यों सुकड़ा है? क्यों सुकड़ा है ये सेल? क्योंकि वाटर की कमी हो गई है सेल के अंदर, और इन्वायरमेंट में वाटर कंटेंट ज्यादा है। दूसरी फॉर्म में हम ये ले सकते हैं कि इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, और वाटर की कंसंट्रेशन अब कम हो गई है, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। थर्ड हमारे पास जो है वो ये है हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपो में क्या होता है कि सारे का सारा वाटर कंटेंट जो है वो मूव करता है इनटू द सेल, सेल के अंदर मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है, जबकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है? कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सेल जो है वो टर्जिट हो जाता है, फूल जाता है। जैसे वैक्यूल है सेल के अंदर, वैक्यूल प्रेजेंट है तो उसमें वाटर कंटेंट जो है अगर भर जाता है तो वो टर्जिट हो जाता है, फूल जाता है। अब इससे क्या होता है? जब सेल फूल जाता है तो इसके ब्लास्ट होने का भी खदशा होता है, कि ये रप्चर हो सकता है या ब्लास्ट हो सकता है सेल। ये हमारे पास टोनिसिटी है 3 डिफरेंट टाइप्स की। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये किस इसकी एग्जांपल है? सोडियम पोटेशियम पंप। अब क्या होता है कि सेल कंटेंट के अंदर हमें सोडियम पोटेशियम आयन जो है उनको मेंटेन करना होता है। इसकी मेंटेनेंस जो है वो इसलिए जरूरी है सोडियम पोटेशियम आयन की, ताकि नर्व इम्पल्सेस जो है वो अपना मैसेज लेके जा सके, या कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस हो सके। तो इस वजह से हम ये यहाँ पे क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है।
जिसमें क्या होता है, एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए आयंस को बैलेंस किया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर या सेल कंटेंट के अंदर, जिसमें सोडियम पोटेशियम आयन दोनों की, सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन कम हो और पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। फिर हमारे पास थर्ड है फंक्शन इसका एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पे ये देखें, एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, ये अंदर। साइटोस जो है वर्ड निकला है काइटोस से, और इसका मतलब होता है सेल। एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर किसी भी चीज का, किसी भी शय का दाखिल होना, वो क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर एंट्री हो रही है। अब ये जो सेल के अंदर एंट्री है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, वो दो तरह की होती है, एक पिनोसाइटोसिस होती है और एक पैगोसाइटोसिस होती है। अब पिनो को आप याद रख सकते हैं, पीना, तो हम क्या पीते हैं, लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में हम चीजें, लिक्विड जो है वो क्या करते हैं, हम पीते हैं। और फैगो याद रख लेना है, फूड से। साइटोसिस, किसी भी मतलब किसी भी लिक्विड मटेरियल का सेल के अंदर एंटर होना, वो क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस। और किसी भी फूड पार्टिकल्स का इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स, ये वेजिकल की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर होते हैं। छोटा सा वेजिकल बना देते हैं, छोटी छोटी थैलियां बना देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। ये थैलियां सेल के अंदर मूव करती हैं वेजिकल की फॉर्म में। और यहाँ से जो लिक्विड है वो कहाँ मूव करता है, वैक्यूल के अंदर। तो ये जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सोसाइटोसिस। अब क्या होता है, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। साइटोस, काइटोस से निकला, और काइटोस का मतलब क्या है, सेल। अब जब सेल के अंदर से बाहर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है तो वो क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस। जैसे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अनमोडिफाइड प्रोटीन बनती है, और वो गोल्जी बॉडीज में आती है सिस ट्रांसपोर्ट पे, ऊपर वाली साइड पे। और वहां से गोल्जी अपरेटस में एंटर होती है, वहां पे डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो उस प्रोटीन को मॉडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर वो छोटी छोटी थैलियां बन के जो है वो सेल के अंदर यूटिलाइज होती है, या लाइसोसोम के अंदर चली जाती है, या वो जो थैलियां वो सेल से बाहर चली जाती हैं। अब किस तरह से ये सेल से बाहर जाती हैं, ये क्या करती है, इस तरह से, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये थैलियां इस तरह बन जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सेल के साथ अटैच होना स्टार्ट कर देती हैं। फिर क्या करती हैं, ये सेल वॉल को, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करती हैं और सेल से बाहर मूव आउट हो जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम सोडियम पोटेशियम आयंस को की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्सिस की ट्रांसपोर्ट मीन्स कि वो मैसेज न्यूरॉन्स की फॉर्म में मैसेज लेकर जाती हैं, न्यूरॉन से नर्व इम्पल्सिस जो है वो मैसेज लेकर जाती हैं। तो वो मैसेज की कंडक्शन जो है वो इजीली हो सके, तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस का काम भी किसका है, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट पैगाम भेजती है, किसको, कंट्रोल सेंटर को, और फिर वहां से आगे सारा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब उसमें जो मैकेनिकल सपोर्ट है ना, ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, ये डिफरेंट टाइप्स की मैकेनिकल सपोर्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। सबसे पहले तो एंकर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो एंकर्स हैं ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन को या सेल के स्ट्रक्चर को या सेल मेम्ब्रेन की शेप को स्टेबलाइज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको एंकर करके रखते हैं, उसको गाड़ के रखते हैं। ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स अब वर्ड से जाहिर है क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो मैंने आपको पीछे बता दिया कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जो एज अ ट्रांसपोर्टर एक्ट कर रही होती है। तो इसमें से लार्ज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज वगैरह, ये न्यूट्रल एटम जो है वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सिस को या मैसेज को
ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं कि कोई हार्मोन का सिग्नल है या इसके अलावा नर्व इम्पल्सेस है, डिफरेंट सिग्नल्स को क्या करते हैं, डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, कैटालाइज करवाते हैं रिएक्शन को, मींस डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है उनको कैटालाइज करवा रहे होते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करवा रहे होते हैं, जिनका काम क्या होता है, एंजाइम्स का। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ देती है जो इंटर साइटोप्लाज्म है उसको। तो ये सारे के सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं जो सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म कर रही होती है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। पोरस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, और बाकी सारे सेल्स की इनर मेम्ब्रेन है, सेकेंड लेयर है। ठीक है, सारे लिविंग सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। इसमें प्रोटीन्स कितनी होती है, इसमें लिपिड्स कितने होते हैं, ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। किस तरह से फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये आपको फॉस्फोलिपिड्स जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ना, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल क्या करता है, फ्लूइड को मेंटेन करने की हेल्प करता है। किस तरह से कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है या टेम्परेचर कम हो जाता है, ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेंगे, ये फॉस्फोलिपिड जो है ये श्रिंक कर जाएंगे। अब इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा, और उसके अलावा इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर थोड़ा बैलेंस रखते हैं ताकि फ्लूइड जो है वो मूव कर सके, लिपिड की मॉलिक्यूल जहां से मूव कर सके। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से फंक्शंस है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है और डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है। एंडोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्सोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। और इसके अलावा हमने क्या देखा कि मटेरियल एज अ मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो एक्ट कर रही होती है, और उसके अलावा क्या देखा कि नर्व इम्पल्सिस की कंडक्शन करती है, रिसेप्टर जो है वो मैसेज डिटेक्ट कर रहे होते हैं। सो ये सारे का सारा क्या था, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन था जो कि आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।